शादी, जो एक नई शुरुआत बननी थी, वो एक ऐसे अंधेरे रास्ते की ओर ले गई जहां मासूमियत सवाल बन गई। सुबह के 7 बजे थे। सूरज की हल्की किरणें खिड़की के पर्दों से झांक रही थीं। हवाओं में गुलाब और चंदन की महक तैर रही थी। रौनक हर तरफ थी। आखिरकार आज आरव मल्होत्रा की शादी थी। शहर के सबसे अमीर खानदान का इकलौता वारिस, स्मार्ट, हैंडसम और रहस्यमय। पर कहानी की असली हीरोइन थी अनाया, एक बेहद सीधी साधी, पढ़ी लिखी लेकिन आम मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की। शांत स्वभाव, आंखों में ख्वाब और दिल में मासूम सपने। माँ, क्या ये सच है? अनाया दर्पण में खुद को देखते हुए पूछ बैठी। उसके सिर पर हल्दी और मेहंदी की हल्की छाया थी, बालों में गजरा और चेहरे पर दुल्हन का सिंदूरी साज। लेकिन आंखें, वो जैसे किसी और सच्चाई की तलाश में थीं। हाँ बेटा, आज से तू आरव मल्होत्रा की पत्नी बनेगी। हमारी किस्मत बदल गई। माँ ने भावुक होकर माथा चूम लिया। लेकिन ये शादी किसी लव स्टोरी का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक अनजानी कॉल से शुरू हुआ था सब। कुछ हफ्ते पहले अनाया एक स्कूल में टीचर थी। पढ़ाने का जुनून और बच्चों से सच्चा प्यार उसका परिचय था। उसका जीवन सामान्य था, जब तक कि एक दिन स्कूल के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। मिस अनाया शर्मा, एक कड़क आवाज आई। जी? उसने चौंक कर देखा। आपको मिस्टर देव मल्होत्रा ने बुलाया है। देव मल्होत्रा? वो हैरान थी। आरव मल्होत्रा के पिता। अनाया के पांव जैसे जमीन से उखड़ गए। उसे क्या लेना देना किसी अरबपति खानदान से? मल्होत्रा हवेली। हवेली किसी राजमहल से कम नहीं थी। हर कोना, हर पर्दा, हर झूमर जैसे कह रहा हो, यहां सिर्फ ताकत है, राज है और डर भी। देव मल्होत्रा, एक सख्त ठंडे चेहरे वाला आदमी। उसकी आंखों में न गर्मजोशी थी न मुस्कान। अनाया, उन्होंने सीधा कहा, तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी है। माफ कीजिए, आप कौन हैं मुझे आदेश देने वाले? तुम्हारी माँ का इलाज चल रहा है ना दिल्ली में, और तुम्हारे पापा का केस अभी कोर्ट में है। समझ गई? अनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या चाहते आप? आरव को एक सीधी सादी, सुनने वाली बीवी चाहिए, सिर्फ नाम की बीवी। नाम की? अनाया की आंखें फटी रह गई। हाँ, एक सौदा है ये। 1 साल तक ये रिश्ता निभाओ, बदले में तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा और तुम्हें करोड़ों का मुआवजा मिलेगा। अनाया उठकर जाने लगी, लेकिन एक फाइल फेंकी गई उसके सामने। उसमें उसकी माँ की मेडिकल रिपोर्ट और पापा के केस की डिटेल्स थी। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है अनाया, सोच लो। शादी का दिन। आरव मल्होत्रा काले शेरवानी में बिल्कुल किसी रॉयल किंग जैसा लग रहा था। आंखों में गुस्से की परछाई और चेहरे पर हल्की तिरस्कार की मुस्कान। वो वेदी पर बैठा था, लेकिन जैसे मजबूरी से। जब अनाया उसके पास बैठी, आरव ने कान में कहा, इस ड्रामे में ज्यादा घुलने की कोशिश मत करना। मैं इस शादी को निभा नहीं, झेल रहा हूं। अनाया ने बस सिर झुका लिया, लेकिन दिल में कहीं एक सिहरन थी। ये सिर्फ झूठी शादी नहीं थी, ये कुछ और बड़ा छुपा रही थी। शादी के बाद की पहली रात। आरव ने कमरे में घुसते ही दूल्हा दुल्हन वाला कमरा देखकर मुंह फेर लिया। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां सिर्फ नाम के लिए हूं। अनाया कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खुद को संभालती रही। कल से सबके सामने तुम्हें मेरी बीवी का नाटक करना होगा, बस वहीं तक सीमित रहना। वो दरवाजा बंद कर चला गया और अनाया पहली ही रात अकेली रह गई। नई सुबह, नए राज। हवेली में हर किसी की नजरें उस पर थी। किसी को संदेह था, किसी को जलन, खासकर कविता भुआ, जो खुद चाहती थी कि आरव किसी बिजनेस टाइकून की बेटी से शादी करे। इतनी मामूली सी लड़की हमारे खानदान की बहू, वो ताना देती। लेकिन अनाया सब सहती रही। शायद उसे बचपन में माँ ने सिखाया था, मासूमियत सबसे बड़ी ताकत होती है। पर क्या वाकई?
राज की पहली परत खुली। एक रात अनाया को आरव के स्टडी रूम में हल्की सी आवाज सुनाई दी। आरव किसी से फोन पर बात कर रहा था। मैंने उसे शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन डैड ने जबरदस्ती करवाई। मुझे उस लड़की पर भरोसा नहीं, कुछ तो छुपा रही है। अनाया ने दरवाजे के पीछे से सब सुन लिया। लेकिन मुझे उसका सच निकालना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। आरव के दिल में, जिसे उसने अब तक किसी को दिखाया नहीं था। सुबह की हल्की धूप जैसे ही अनाया के कमरा की खिड़की से छन कर उसके चेहरे पर पड़ी, वो चौंक कर उठ बैठी। रात भर वो माया मल्होत्रा की डायरी और तस्वीरों के बारे में सोचती रही थी। हर शब्द, हर स्मृति जैसे उसके वजूद में समा गई थी। उधर आरव अपनी बालकनी में खड़ा चुपचाप नीचे बगीचे में चलती अनाया को देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार वो कठोरता नहीं थी जो अक्सर दिखती थी। उसके चेहरे पर ना कोई मुस्कान थी, ना कोई नाराजगी, बस एक सोच थी, गहरी, उलझी हुई। वो इतनी मासूम है, इतनी सच्ची, उसने मन ही मन बुदबुदाया। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि कब उसकी नफरत झुंझलाहट में बदल गई, और फिर वो झुंझलाहट किसी अजीब से खिंचाव में। शायद तब जब उसने पहली बार अनाया को मंदिर में बिना किसी दिखावे के घंटी बजाते देखा था, या शायद तब जब सबके तानों के बावजूद वो चुपचाप मुस्कुराकर सब झेल जाती थी। पर आरव अपने जज्बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो खुद को बार बार ये समझाता कि ये सब एक नाटक है, एक सौदा है, और ये लड़की बस एक मोहरा है। लेकिन फिर जब वो उसे अपनी माँ की पेंटिंग्स के सामने बैठा पाता, तो उसका दिल कांप उठता। एक दिन जब अनाया किचन में सबके लिए चाय बना रही थी, आरव दरवाजे के पास खड़ा रहा, बिना आवाज किए। उसने देखा कि कैसे अनाया हर कप में चीनी डालते हुए चुपचाप भगवान का नाम ले रही थी। उसकी पलकों की हल्की थरथराहट, माथे पर आई एक लट जिसे वो बार बार पीछे करती, ये सब छोटी छोटी चीजें अब आरव की निगाहें ढूंढने लगी थीं। वो मैं इसे क्यों देख रहा हूँ, उसने खुद से पूछा। क्यों इस लड़की की मौजूदगी अब मेरी शांति छीनने लगी है? लेकिन वो इन सवालों से भाग रहा था। हर बार जब अनाया उसे देखती, वो नजरें फेर लेता, कभी बहाना बनाकर वहां से चला जाता, कभी अपनी बातों में कटुता ला देता। अनाया ने भी इस बदलाव को महसूस किया था। पहले जो नजरों में नफरत थी, अब वहां सवाल थे। जो चुप्पी बोझ लगती थी, अब वो एक रहस्य बन गई थी। एक शाम जब हवेली में मेहमान आए थे, अनाया ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, बहुत ही सादी, मगर उसकी मासूमियत को और उभारती हुई। आरव ने जैसे ही उसे देखा, उसकी सांसें रुक गईं, लेकिन अगले ही पल उसने आंखें फेर लीं और सख्ती से कहा, ज्यादा दिखावा मत करो, ये सब तुम्हारा ड्रामा है। अनाया की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और आरव, वो रात भर सो नहीं पाया। मैं उसे क्यों दुखी नहीं देख सकता, वो खुद से पूछता रहा। एक रात अनाया की तबीयत खराब हो गई, तेज बुखार और कंपकपी। सब सो रहे थे, नौकर भी छुट्टी पर थे। अनाया अपने कमरे में अकेली पड़ी कांप रही थी। अचानक उसका दरवाजा धीरे से खुला। आरव था, हाथ में दवाई और पानी की बोतल। तुम शांत रहो, बस दवाई लो और सो जाओ। उसने दवाई दी, माथे पर पट्टी रखी और फिर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। अनाया उसे देखती रही। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन होठों पर कोई शब्द नहीं। आरव ने उसकी ओर देखा, फिर आसमान की तरफ। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम बीमार हुई तो सब मुझ पर सवाल उठाएंगे। वो शब्दों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके स्पर्श में चिंता थी, उसकी निगाहों में घबराहट थी, और उसके माथे पर खिंचाव। वो सब कुछ कह रहा था जो उसकी जबान नहीं कह पा रही थी। जब अनाया की आंख लग गई तो आरव बहुत देर तक उसे देखता रहा। वो एक मासूम परी सी लग रही थी जो इस हवेली में फंस गई थी। तुम वाकई अलग हो, उसने धीरे से कहा। काश ये रिश्ता सच होता। दिन बीतते गए, आरव अब खुद को बदलता पा रहा था। वो अब अनाया से कटता नहीं था, लेकिन पास भी नहीं आता। वो उसके हर काम पर नजर रखता, लेकिन बिना कुछ कहे। एक दिन अनाया के कमरे में किताबें रखने आई नौकरानी ने बताया कि आरव साहब हर हफ्ते आपकी पसंद की किताबें लाइब्रेरी से मंगवाते हैं। अनाया चौंक गई। वो कभी लाइब्रेरी नहीं जाती थी, पर उसकी हर पसंद की किताब वहां कैसे पहुंच गई? शायद आरव उसके बारे में सब जान रहा था, चुपचाप। एक रात अनाया छत पर बैठी थी। हवा में ठंडक थी और चांद पूरा था। वो आसमान की तरफ देख रही थी जब आरव वहां आया। तुम अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही, अनाया ने कहा। क्यों? कभी कभी अतीत की बातें सोने नहीं देती। आरव पास बैठ गया। अगर अतीत ना होता तो आज हम यहाँ होते भी नहीं। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर अनाया ने कहा,
आप मुझसे अब भी नफरत करते हैं? आरव ने उसकी ओर देखा, फिर आसमान की तरफ। नफरत और प्यार में एक ही फर्क है, नफरत में भी वही चेहरा बार बार याद आता है। अनाया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आरव ने धीरे से पूछा, तुम अगर चाहो तो इस रिश्ते को एक मौका दे सकती हो? अनाया की आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। नहीं, भूल जाओ मैंने क्या कहा। मैं बस हवा में बात कर रहा था। वो उठकर चला गया, लेकिन अनाया मुस्कुरा दी, क्योंकि अब वो जान गई थी कि उसके खामोश पति के दिल में प्यार जन्म ले चुका है। शायद वो उसे कबूलने में वक्त लेगा, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। और आरव अब हर रात सोने से पहले उसकी मासूमियत को याद करता और हर सुबह उठते ही उसकी खैरियत पूछने की वजह ढूंढता। ये खामोश प्यार था, मगर सबसे सच्चा। हवेली की सुबह अब बदल चुकी थी। जहां पहले हर कोना सख्ती और तिरस्कार से भरा लगता था, वहां अब एक नर्म एहसास धीरे धीरे पनप रहा था, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी शोर के। अनाया के होने ने सिर्फ हवेली को नहीं, आरव के दिल को भी एक ऐसी जगह दी थी जिसे वो खुद भी पहचानने से डरता था। आरव अब हर सुबह चुपके से देखता था कि अनाया उठी या नहीं। कभी नौकर से पूछ लेता, कभी किचन में आकर बहाना बना देता कि चाय खुद बना रहा है, जबकि उसकी निगाहें बस अनाया की झलक ढूंढ रही होती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। बारिश हल्की थी, मौसम ठंडा और सुहाना। अनाया किताबों की अलमारी के सामने खड़ी थी, वही पुरानी लाइब्रेरी जहां वो हर रोज कुछ न कुछ तलाशने आ जाया करती। आरव दरवाजे की ओट से उसे देख रहा था। उसके हाथों में एक पुरानी किताब थी, आंखें पूरी तरह पन्नों में डूबी हुई। बाल खुले थे, थोड़े गीले, और उसके माथे पर वो हल्की सी शिकन जो अक्सर पढ़ते वक्त आती थी। आरव अब उस शिकन को भी पहचानने लगा था। वो बिना शोर किए वापस मुड़ गया, लेकिन उससे पहले उसकी नज़र अनाया के पैरों तक गई, नंगे पांव और ठंडी जमीन पर खड़ी। रात को वो खुद ही नौकर को हिदायत देता है कि कल से मैडम के लिए एक छोटा सा कारपेट उस कोने में बिछा देना, ठंडी जमीन अच्छी नहीं होती। नौकर थोड़ी हैरानी से देखता है, मगर आरव के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, जैसे ये बस एक औपचारिक निर्देश हो। धीरे धीरे हवेली के दूसरे लोग भी इस बदलाव को महसूस करने लगे थे। कविता बुआ को अब आरव की नाराजगी नहीं दिखती थी, बल्कि एक अनकहा सुकून जो वो अनाया के आसपास महसूस करता था। एक दिन जब देव मल्होत्रा ने अनाया को मेहमानों के सामने परिवार की बहू के तौर पर कुछ कहने से रोका, तो आरव पहली बार बोल पड़ा कि अगर वो मेरी पत्नी है तो उसके बोलने पर रोक मत लगाइए पापा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। देव ने उसे घूरा, लेकिन आरव की निगाहें झुकी नहीं। अनाया वहीं खड़ी रह गई, हैरान और थोड़ी सी कांपती हुई। उस रात अनाया ने पहली बार अपने कमरे की खिड़की से देखा कि आरव बालकनी में खड़ा बहुत देर तक चांद को देखता रहा। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी उंगलियां रेलिंग को बार बार कसकर पकड़ती और फिर धीरे छोड़ देती। उसका प्यार जैसे उसकी हथेलियों में कैद हो, जिसे वो खोलना चाहता है मगर हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिर एक दिन हवेली में अनाया की पुरानी मैत्री मित्र सिम्मी मिलने आ गई। वो बातूनी थी और सबके सामने कह बैठी, यार अनाया, तुझे देख के अब भी लगता है जैसे तू कॉलेज की वही मासूम लड़की है जिसे लड़कों से बात करना तक नहीं आता था। लेकिन तूने शादी कर ली, वो भी आरव मल्होत्रा से। आरव वहीं खड़ा था। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन आंखें जैसे डोल गईं। सिम्मी फिर बोली, पर तुझे तो कभी प्यार में दिलचस्पी ही नहीं थी ना। अनाया मुस्कुरा दी, शायद अब भी नहीं है। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वो छत पर अकेला बैठा बहुत देर तक उसी सवाल में उलझा रहा कि अगर उसे प्यार नहीं है तो मुझे क्यों लगने लगा है कि मैं उसमें डूब रहा हूं। उसने खुद से कहा, शायद यही मेरी सजा है। एक रिश्ता जो झूठ से शुरू हुआ, अब सच लगने लगा है। फिर एक दिन हवेली में दिवाली की तैयारी शुरू हुई। पूरे घर में रौनक थी, लेकिन आरव अब भी दूर दूर सा रहता। अनाया ने खुद उसके कमरे के बाहर दिए जलाए। जब आरव ने देखा तो बिना कुछ कहे दिए की लौ को अपने हाथों से ढक दिया ताकि हवा से बुझ न जाए। अनाया ने धीमे से पूछा, आपको लगता है ये सब सिर्फ दिखावा है? आरव ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। दिया जलाना दिखावा नहीं होता, पर उसकी रोशनी पर यकीन करना हिम्मत की बात होती है। उसके शब्दों में छिपी बात अनाया समझ गई।
शायद वो अब भी अपने दिल की बात छुपा रहा था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह गई थीं। उस रात आरव ने अपने पुराने कमरे की अलमारी से एक छोटी सी लाल मखमली डिब्बी निकाली। उसमें एक सादी सी अंगूठी थी, वो जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी को देगा। लेकिन उसने वो डिब्बी वापस रख दी। उसने खुद से कहा, अभी नहीं। जब वो खुद चलकर आकर कहेगी कि वो इस रिश्ते को अपनाना चाहती है, तभी ये अंगूठी उसके हाथ में जाएगी। आरव का प्यार अब हर जगह था, उसके खामोश देख लेने में, उसकी चाय में मीठा सही रखने में, अनाया की पसंद की किताब उसके कमरे में रखने में, और बारिश से बचाने के लिए उसकी साड़ी के पास छाता रख देने में। लेकिन वो अब भी कुछ नहीं कहता था, बस महसूस कराता था। और अनाया, अब वो जान चुकी थी कि आरव के अंदर एक तूफान है जो सिर्फ उसके लिए उठता है। अब वो इंतजार कर रही थी उस दिन का जब ये तूफान खुद ब खुद जुबान पा जाएगा। हवेली की दीवारों में अब खामोशी कम और एहसास ज्यादा गूंजने लगे थे। रिश्ते जो कभी बेमन के थे, अब उनकी छांव में कुछ नया पनप रहा था। लेकिन जो सबसे गहरा रिश्ता था, वो अभी भी अनकहा था। आरव अब भी अपने दिल की बात छुपाए जी रहा था, पर उसकी हर चुप्पी अब चीख बन चुकी थी, जिसे अनाया भी महसूस करने लगी थी। दिवाली के बाद हवेली में हल्की ठंडक फैल चुकी थी। सर्दियों की पहली सुबह जब धुंध में लिपटी हवेली के बगीचे में अनाया बैठी चाय पी रही थी, तो अचानक किसी ने उसके पास एक गर्म शॉल रख दी। वो चौंकी, पीछे मुड़कर देखा तो आरव था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई विशेष भाव नहीं था, बस एक शांत नजर, और वो चला गया। अनाया ने शॉल को कसकर लपेट लिया। शायद पहली बार किसी ने बिना कहे उसकी सर्दी समझ ली थी। उसी शाम हवेली में देव मल्होत्रा की सालगिरह का आयोजन था। बड़ी पार्टी रखी गई थी। मीडिया, बिजनेस पार्टनर सब आने वाले थे। हवेली सजी थी और आरव को साफ निर्देश थे कि वो अपनी पत्नी के साथ एक आदर्श जोड़े की तरह सबके सामने खड़ा हो। अनाया हल्की सुनहरे रंग की साड़ी में सामने आई तो आरव एक पल को ठहर गया, मगर फिर अपनी टाई को कसते हुए कहा, तैयार हो? सबके सामने तुम्हें मेरी पत्नी बनकर रहना है, जैसे हमेशा रही हो। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा? आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी शर्म की झलक थी। पार्टी शुरू हुई, कैमरे चमके, लोग मुस्कुराए, और आरव ने पूरे वक्त अनाया का हाथ पकड़े रखा। पहली बार वो दुनिया को दिखा रहा था कि ये लड़की उसकी है, और अनाया, जो भीतर ही भीतर उस स्पर्श को महसूस कर रही थी, जान गई थी कि अब ये दिखावा नहीं था, ये किसी दबी चाहत की हल्की सी झलक थी। मंच पर जब देव ने सबके सामने अपने बेटे बहू का परिचय कराया, तो पहली बार आरव ने सार्वजनिक रूप से अनाया को माय वाइफ कहा। उसकी आवाज में गर्व था और अनाया की आंखें भर आईं। पार्टी के बाद रात को सब चले गए। हवेली फिर शांत थी। अनाया कमरे में वापस गई तो देखा आरव बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। चांदनी उसके कंधों पर पड़ रही थी। वो कुछ सोच रहा था, गहराई से। अनाया धीमे से उसके पास गई। क्या सोच रहे हैं? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। आज पहली बार आपने मेरा हाथ सबके सामने पकड़ा, उसने हंसते हुए कहा। आरव ने एक पल को उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें आज बहुत अच्छा लग रहा था। अनाया मुस्कुराई। आप हमेशा इतना सीधे नहीं बोलते। आरव ने फिर आसमान की तरफ देखा। मैं कुछ बातें शब्दों में कह नहीं पाता। शायद डरता हूं कि अगर बोल दिया तो सब सच हो जाएगा। कभी कभी सच हो जाना अच्छा होता है, अनाया ने धीमे से कहा। एक पल की खामोशी, फिर आरव ने कहा, अगर मैं कहूं कि मैं अब इस रिश्ते को निभाना नहीं, जीना चाहता हूं? अनाया का दिल तेज धड़कने लगा। अगर मैं कहूं कि मैं अब सिर्फ नाम का पति नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में वैसे रहो जैसे एक एहसास जो हर सांस के साथ जुड़ा हो। उसकी आवाज कांप रही थी। ये वही आरव था जो कभी आंखें तक नहीं मिलाता था, और आज वो अपने सबसे बड़े डर को कबूल कर रहा था। अनाया ने उसकी ओर देखा। आपने ये सब कहा तो इसका मतलब है कि अब ये रिश्ता सिर्फ समझौता नहीं है? आरव ने पहली बार उसका हाथ थामा, पूरे दिल से। नहीं अनाया, अब ये प्यार है, जिसे मैं कब से महसूस कर रहा था लेकिन कह नहीं पाया। अनाया की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो एक शब्द भी नहीं बोली, बस उसके सीने से लग गई। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वो हमेशा से उसका था। उनके कमरे की दीवारें अब गवाह बन चुकी थीं उस पहले इजहार की। और हवेली में पहली बार एक सुकून था जो बहुत सालों बाद लौटा था। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। सुबह अनाया के लिए कॉफी बनाता और कहता, मैंने यूट्यूब से सीखा है। अनाया हंस देती।
रात को किताब पढ़ते पढ़ते वो अनाया की गोद में सिर रखकर सो जाता। सब बदल गया था। और सबसे ज्यादा बदल गया था आरव का चेहरा। अब उसमें वो सख्ती नहीं थी, अब वो प्यार था जो हर हरकत में झलकता था। सर्द हवाओं की सरसराहट हवेली की दीवारों से टकरा रही थी, जैसे अतीत की कोई भूली हुई सिसकी फिर से जाग रही हो। आरव और अनाया के बीच का रिश्ता अब नमी से भीगा हुआ था, कोमल, ईमानदार और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता हुआ। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह इस रिश्ते की राह भी सीधी नहीं थी। उस रात जब हवेली में सब सो चुके थे, पुराने तहखाने की दीवारों के पीछे एक चुप्पा दरवाजा खुला। ये तहखाना बरसों से बंद था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि घर के सबसे पुराने नौकर चंदू काका एक पुराना संदूक खींचकर ला रहे थे। संदूक में जंग लगी थी, पर उसके भीतर इतिहास कैद था, कागजों की शक्ल में, तस्वीरों की शक्ल में। अगली सुबह चंदू काका वो संदूक लेकर देव मल्होत्रा के कमरे में पहुंचे। देव उसे देखकर सन रह गया। तुम्हें ये कहाँ मिला? उसने सख्त आवाज में पूछा। छत की बीम के पास एक कोना था, शायद भूल से खुल गया, अंदर ये था। देव ने कांपते हाथों से कागज निकाला और पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसी दोपहर देव ने आरव को अपने कमरे में बुलाया। उसकी आंखों में हमेशा की तरह सत्ता नहीं, बल्कि एक गहरी बेचैनी थी। बैठो, देव ने कहा। आरव चुपचाप बैठ गया। एक बहुत बड़ी बात है जिसे मैंने बरसों छुपाया, पर अब और नहीं छुपा सकता। आरव की भौंही तन गई। अनाया, अनाया तुम्हारी सौतेली बहन है। आरव के शरीर से जैसे प्राण निकल गए हों। उसने सुना, लेकिन विश्वास नहीं किया। क्या? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर अंदर से टूटी हुई। माया मल्होत्रा मेरी पहली पत्नी थी, और अनाया वही बच्ची है जिसे मैंने इस हवेली से अलग कर दिया था क्योंकि वो लड़की थी। लेकिन लेकिन आपने तो कहा था कि... मैंने झूठ कहा था, क्योंकि मैं उस बच्ची को अपनाना नहीं चाहता था। आज जब वो वापस आई है, मुझे यकीन नहीं था कि तुम दोनों इतने करीब आ जाओगे। आरव उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें नम थी, होंठ कांप रहे थे। आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तब मुझे खुद नहीं पता था कि वो वही बच्ची है। लेकिन इन दस्तावेजों से साफ हो चुका है, डीएनए टेस्ट भी हो चुका है। आपने टेस्ट करवाया? देव ने फाइल उसकी ओर बढ़ाई। आरव ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वो फाइल उठाई। आंखें हर पंक्ति पर दौड़ रही थीं और हर शब्द उसके भीतर एक तीर की तरह उतर रहा था। इम्पॉसिबल, उसने बुदबुदाया। देव ने सिर झुका लिया। उसी शाम आरव ने अनाया से कुछ नहीं कहा। वो बस दूर से देखता रहा, जैसे कोई ऐसा चित्र जिसे अब छूना पाप हो। अनाया ने उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी देखी, पर वजह नहीं समझ पाई। रात को जब वो कमरे में आई तो आरव बालकनी में खड़ा था, ठंडी हवा में अकेला। सब ठीक है? उसने पूछा। आरव ने गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, कुछ भी ठीक नहीं है। अनाया पास आई। क्या हुआ? आरव ने उसकी ओर देखा, बहुत देर तक, फिर एक शब्द कहा, हम साथ नहीं रह सकते। अनाया का चेहरा सियाह पड़ गया। क्यों? क्योंकि हम भाई बहन हैं। जैसे पूरा ब्रह्मांड ठहर गया हो। अनाया वहीं खड़ी रह गई। एक पल को लगा उसकी सांसें रुक गई हैं। ये कैसा मजाक है? उसकी आवाज कांपी। मजाक नहीं है, सच है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पास सबूत है। मेरे पिता ने... उन्होंने... आरव आगे कुछ नहीं कह पाया। उसकी आवाज घुट गई। अनाया ने धीरे धीरे कदम पीछे खींचे, उसकी आंखों में सैलाब उमड़ाया था। तो जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी महसूस हुआ, वो सब गुनाह था? आरव ने कुछ नहीं कहा। वो बस वहीं खड़ा रहा, आंखों में वो सब टूटते हुए देखता रहा जो उसने कभी जीने का सपना देखा था। अगले दिन अनाया ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। हवेली के हर कोने में उसकी परछाई थी, लेकिन अब वो सब पराया लगने लगा था। आरव ने उसे रोका नहीं। वो जानता था कि उसका प्यार अब अपराध बन चुका है, कम से कम उनके सामने, जो सच उन्होंने सुना था। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल अब भी चुपचाप खड़ा था। क्या ये सच है या कोई बहुत गहरी चाल? क्योंकि जहां प्यार होता है वहां शक भी जन्म लेता है, और कभी कभी सच सिर्फ दिखाने के लिए होता है, ताकि कोई रिश्ता जड़ से तोड़ा जा सके। रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है
जब सच्चाई और झूठ की लकीर धुंधली हो जाए। अनाया अब हवेली में नहीं थी, वो जा चुकी थी। पीछे छोड़ गई थी एक अधूरा रिश्ता, कई अनकहे सवाल और एक प्रेम जो जन्म लेते ही अवैध घोषित कर दिया गया। आरव टूट चुका था, उसका हर दिन जैसे एक सजा बन चुका था। वो खाना नहीं खाता, किसी से बात नहीं करता, बस दिन रात अनाया की तस्वीर को देखता और वही शब्द गूंजते रहते, हम साथ नहीं रह सकते, हम भाई बहन हैं। देव मल्होत्रा ने हवेली में सामान्यता बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर कोई महसूस कर रहा था कि इस घर से कुछ बहुमूल्य चीज चली गई है। एक दिन जब आरव लाइब्रेरी में अकेला बैठा था, तो चंदू काका फिर सामने आए। उनके हाथ में वही फाइल थी जिसमें डीएनए रिपोर्ट थी। साहब, एक बात कहनी है। आरव ने थकी हुई नजरों से उनकी ओर देखा। मैंने देखा है ये रिपोर्ट, और उस दिन जब ये भेजी गई थी, मैं खुद डॉक्यूमेंट लेने गया था। पर एक बात अजीब थी, रिपोर्ट एक लेटर हेड पर नहीं थी और उस पर हस्ताक्षर नकली लगे। आरव चौंक गया। तुम क्या कह रहे हो? मैंने इस रिपोर्ट की कॉपी बना ली थी, और कल जब मैं अस्पताल के लैब में गया तो वहां रिकॉर्ड में इस डीएनए टेस्ट का कोई एंट्री ही नहीं है। आरव के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसने झट से फाइल ली और हर पन्ना ध्यान से पढ़ने लगा। वाकई कुछ भी आधिकारिक नहीं लग रहा था। हस्ताक्षर ब्लर थे और रिपोर्ट के निचले हिस्से पर अस्पताल का नाम गलत टाइप किया गया था। किसने बनाई ये फर्जी रिपोर्ट? शायद साहब खुद। चंदू काका की आंखें नीचे थीं। पापा? आरव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब सारे सूत्र वहीं जुड़ रहे थे। देव मल्होत्रा नहीं चाहते थे कि आरव और अनाया साथ रहें। शायद इसलिए क्योंकि अनाया उस औरत की बेटी थी जिसे देव ने कभी अपनी प्रतिष्ठा के लिए त्याग दिया था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी गलतियां सामने आए। आरव ने उसी वक्त एक निजी जासूस को बुलाया। उसने डीएनए का दोबारा टेस्ट करवाया, इस बार खुद की निगरानी में। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई, नेगेटिव। अनाया और उसका कोई खून का रिश्ता नहीं था। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो रोया नहीं, लेकिन उसके भीतर जो तूफान उठा, उसने उसकी आत्मा को चीर दिया। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया, सिर्फ एक झूठ के भरोसे। अब एक ही काम था, अनाया को वापस लाना। अनाया इस वक्त ऋषिकेश में थी, अपने मामा के घर। वो टूट चुकी थी। सुबह सुबह गंगा किनारे बैठकर बस यही सोचती कि क्या उसके हिस्से में कभी सच्चा प्यार होगा, क्या उसका हर रिश्ता अधूरा ही रहेगा। और तभी सामने एक छाया खड़ी हो गई। वो आरव था। अनाया ने आंखें ऊपर उठाईं तो वो ही चेहरा जिसे देखने से भी डरने लगी थी। तुम? उसकी आवाज रुंध गई थी। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। अनाया ने कांपते हाथों से उसे खोला। डीएनए रिपोर्ट थी, नई, असली। उसकी आंखें भर आईं। तो वो सब झूठ था। आरव ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, और मैंने तुम्हें जाने दिया उस झूठ के भरोसे। क्यों आए हो? क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अनाया ने उसकी ओर देखा। वो वही आरव था, पर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर पछतावा था, आत्मग्लानि थी और सच्चा प्रेम भी। तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? नहीं, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पूरे दिल से, और अब मैं सिर्फ सच पर जीना चाहता हूं। अनाया ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, मुझे तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं दिखता, और शायद यही हमारे रिश्ते की सबसे सच्ची शुरुआत है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। गंगा की हवा में एक नमी थी, लेकिन अब ये नमी ठंडी नहीं, जीवनदायिनी थी। हवेली लौटते वक्त दोनों चुप थे, पर उनकी आंखें बातें कर रही थीं। अब ये रिश्ता झूठ या डर पर नहीं, विश्वास पर टिका था। और देव मल्होत्रा, वो अपने कमरे में बैठा चुपचाप तस्वीर देख रहा था माया मल्होत्रा की। शायद अब वो भी जान चुका था कि किसी की बेटी को बेटी ना मानने की कीमत क्या होती है। रिश्तों में कभी कभी वही खामोशी सबसे ज्यादा शोर करती है जो कभी जरूरत नहीं होती। हवेली में अब एक अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी, जैसे हर किसी का दिल भारी हो। देव मल्होत्रा ने पहले कभी इतने गहरे झूठ के बारे में नहीं सोचा था। अब उसका विवेक कचोट रहा था और वो जानता था कि उसने अपनी बेटी को कैसे धोखा दिया था।
आरव और अनाया ने एक दूसरे को ढूंढने के बाद एक दूसरे से वादा किया था कि वे इस झूठ के बावजूद भी एक साथ रहेंगे। लेकिन हवेली में सब कुछ पहले जैसा नहीं था। कहीं ना कहीं एक दूरी आ गई थी। देव मल्होत्रा ने अपने बेटे से मुलाकात की। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो आरव? आरव चुप था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने पिता से इस तरह बात करेगा। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आई थी तो उसे अब खुद को साबित करने की जरूरत महसूस हो रही थी। आपने मुझसे हमेशा कहा था कि मैं माया मल्होत्रा के बेटे से ज्यादा कुछ नहीं हूं, लेकिन अब मैं ये जानता हूं कि जो किया आपने वो सिर्फ अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए था। आरव की आवाज में गुस्सा था और उसने अपना गुस्सा जताया। देव के चेहरे पर अपराध बोध था, लेकिन उसने सिर्फ सिर झुका लिया। तुम्हारी मर्जी थी बेटा, देव ने धीमे से कहा। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, आरव ने कहा। ये सब अब मेरे लिए मायने नहीं रखता। लेकिन अनाया, देव ने कहा, वो भी तो मेरी बेटी है, मुझे उससे बात करनी होगी। आरव ने झुकी हुई आंखों से अपने पिता को देखा और कहा, नहीं पापा, अब इस घर में हम दोनों का कोई स्थान नहीं है। आप जान ही चुके हैं कि ये घर हमसे सच्चाई की उम्मीद करता है। हमें खुद को साबित करने का समय आ चुका है। देव की आंखों में कोई जवाब नहीं था, बस एक गहरी चुप्पी छा गई। अनाया इस बीच हवेली से बाहर किसी पुराने मंदिर में चली गई थी। वो आत्मसंयम से तंग आ चुकी थी। वो अपने दिल के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके मन में एक सवाल था कि क्या सब कुछ फिर से सामान्य हो पाएगा। आरव ने उसे ढूंढने के लिए मंदिर का रुख किया। जब वो मंदिर पहुंचा तो देखा कि अनाया दीवार के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो एक छोटे से बगीचे में बैठे हुए भगवान से अपनी तकलीफें कह रही थी। आरव ने धीरे से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। अनाया ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और देखा। उसने एक पल को आरव की आंखों में अपनी तकलीफों को महसूस किया। मैं तुमसे प्यार करता हूं अनाया, अब ये रिश्ता किसी भी झूठ से नहीं बचेगा। ये सिर्फ हम दोनों का है। आरव की आवाज में अब कोई घबराहट नहीं थी, बस प्यार और विश्वास था। अनाया ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन ये सवाल मेरे दिल में हमेशा रहेगा कि इस रास्ते पर चलकर हमें क्या मिलेगा। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हमारी सच्चाई और प्रेम ही हमें आगे ले जाएगा। कोई सामाजिक दबाव, कोई परिवार का नियम हमें रोक नहीं सकता। अनाया मुस्कुराई और कहा, तुमने सही कहा। दोनों चुपचाप मंदिर के उस शांत वातावरण में खड़े रहे। जो सवाल था वो अब हल हो चुका था। वे एक दूसरे के साथ थे और यही सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन हवेली में अब एक और सवाल उभरा। क्या देव मल्होत्रा इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? क्या वे उस परिवार के सदस्य को अपनाएंगे जिसे उन्होंने कभी हिकारत से देखा था? और क्या समाज उन्हें कभी स्वीकार करेगा? आरव और अनाया अब इस रिश्ते की असली परीक्षा के लिए तैयार थे। शायद वक्त ही बताएगा कि सबका अंत क्या होगा, लेकिन फिलहाल उनका प्यार हर चुनौती से कहीं ऊपर था। हवेली के उस पुराने आंगन में अब फूल तो खिले थे, मगर उनके नीचे चुपचाप दबे कांटे अब भी चुभ रहे थे। आरव और अनाया दोनों ने समाज और परिवार के झूठे बंधनों को काटकर अपने रिश्ते को चुना था। लेकिन अब वो वक्त था जब इस रिश्ते को समाज की जुबानों का सामना करना था, और सबसे पहले देव मल्होत्रा की क्रूर प्रतिष्ठा का। 1. परिवार की अदालत। देव मल्होत्रा ने सब रिश्तेदारों को हवेली में बुलवाया था। हवेली के बड़े हॉल में मल्होत्रा खानदान के बुजुर्ग, चाचाएं, मौसियां, कजिन्स सब जमा थे। जब आरव और अनाया वहां पहुंचे, हर नजर उनकी ओर उठी, कुछ हैरान, कुछ गुस्से से भरी और कुछ जहरीली मुस्कुराहटों के साथ। यही है वो लड़की? किसी ने फुसफुसाकर पूछा, जिसे देव ने कभी बेटी माना ही नहीं और अब बहू बना लिया गया है। कोई दूसरा बोला। देव खड़ा हुआ। उसकी आंखों में थकान थी, मगर घमंड अब भी नहीं गया था। मैंने तुम दोनों को यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि ये रिश्ता इस खानदान की मर्यादा पर दाग है। आरव ने आगे बढ़कर कहा, दाग तो आपने लगाया था पापा, एक झूठा डीएनए रिपोर्ट बनवाकर। अब मैं आपकी मर्यादा पर सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि अब आपकी मर्यादा मुझे परवाह नहीं करती। हॉल में सन्नाटा छा गया। देव ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, इस समाज में लोग इस रिश्ते को अपनाएंगे? अनाया ने पहली बार अपनी आवाज बुलंद की। जब एक पिता अपनी बेटी को अस्वीकार कर सकता है तो समाज क्या मायने रखता है? हमें बस एक दूसरे की जरूरत है। 2.
नई शुरुआत की लड़ाई। उस रात आरव ने फैसला किया वो हवेली छोड़ देगा, अनाया को साथ लेकर एक नई जिंदगी शुरू करेगा। कोई भी विरासत, कोई भी शानो शौकत उसके प्यार से बड़ी नहीं। उन्होंने एक छोटा सा किराए का घर लिया, शहर से दूर, गंगा के किनारे, हरियाली के बीच। सादगी भरा घर, 2 कमरों का, लेकिन उसमें थी वो गर्माहट जो हवेली के पत्थरों में कभी न थी। आरव अब एक स्टार्टअप पे काम कर रहा था और अनाया ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों अपनी दुनिया खुद बना रहे थे। हर सुबह चाय के कप में वो खामोश मुस्कुराहट होती जो कहती थी कि हमने सही किया। 3. समाज की छाया फिर लौटती है। कुछ हफ्तों बाद शहर के एक बड़े अखबार में खबर छपी। मल्होत्रा परिवार के बेटे आरव ने अपनी सौतेली बहन से की शादी, समाज में उठे सवाल। समाज अब शांत नहीं था। हर जगह कानाफूसी शुरू हो गई। स्कूल में अनाया को नीची नजरों से देखा जाने लगा। क्लास की माँ अब बच्चों को उसके पास भेजने से कतराने लगी। स्कूल प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। अनाया, हम आपकी काबिलियत पर शक नहीं कर रहे, लेकिन इस खबर के बाद कुछ पेरेंट्स ने शिकायत की है। क्या एक झूठी कहानी के आधार पर मेरी नौकरी जाएगी? ये स्कूल की छवि का सवाल है। वो चुपचाप उठ गई। 4. आरव का टूटना और उठना। जब अनाया ने आरव को बताया, उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो हर हाल में साथ देती थी। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। अब ये मेरी लड़ाई नहीं रही, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। उसने उसी वक्त एक वीडियो रिकॉर्ड किया, अपने प्यार की सच्चाई, उस झूठे रिपोर्ट की असलियत और समाज के ढोंग को नंगा करता हुआ। वीडियो वायरल हो गया। हजारों लोग उनके समर्थन में आए। कुछ ने कहा कि ये तो बिल्कुल राम और सीता जैसी अग्नि परीक्षा थी। कुछ ने कहा कि ऐसे रिश्ते अगर प्यार से बंधे हों तो हर परंपरा बेमानी है। 5. एक अप्रत्याशित आगमन। एक दिन जब वे अपने घर में चाय पी रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने देव मल्होत्रा खड़ा था। उसका चेहरा झुका हुआ था, हाथ कांप रहे थे, आंखों में पछताताप था जो अब तक उसने कभी नहीं दिखाया। बेटा, उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैं गलत था। आरव चुपचाप देखता रहा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, लेकिन जब तुम्हें खोया तब जाना कि असली हार क्या होती है। अनाया ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। देव ने थाम लिया। वो अब टूट चुका था और माफी मांगने आया था। 6. अंत या एक नई शुरुआत। हवेली अब खाली पड़ी थी। देव मल्होत्रा ने आरव और अनाया से कहा, ये घर अब तुम्हारा है। अगर तुम चाहो तो इसमें वो प्यार भर दो जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। आरव और अनाया ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनकी दुनिया उनकी शर्तों पर थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर दिन एक नई लड़ाई होती थी, समाज की सोच से, पुराने संस्कारों से और कभी-कभी अपने ही डर से। लेकिन अब हर सुबह वो साथ उठते थे, एक कप चाय, एक मुस्कुराहट और दिल में ये यकीन लिए कि प्यार सच्चा हो तो सब जीत जाता है। गंगा के किनारे बना वो छोटा सा घर अब महलों से बढ़कर लगने लगा था, क्योंकि वहां सिर्फ दीवारें नहीं थीं, वहां प्यार बसता था। वहां हर कोना किसी अधूरी दुआ का मुकम्मल जवाब था। आरव और अनाया अब उस दौर में पहुंच चुके थे जहां रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ से चलते हैं। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आई, अनाया की आंखों में वो चमक थी जो हर स्त्री में किसी बहुत प्यारी खबर के बाद आती है। वो धीरे धीरे रसोई में गई। आरव कॉफी बना रहा था। आरव, उसने धीमे से पुकारा। आरव मुस्कुराया। बोलो मैडम। अनाया ने हाथ उसके सीने पर रखा। अब हमें सिर्फ 2 कप नहीं, 3 कप की आदत डालनी होगी। आरव पहले चौंका, फिर कुछ समझने की कोशिश करने लगा। क्या मतलब? अनाया ने हथेली में एक छोटा सा पेपर रखा, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। आरव की सांस अटक गई। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर हल्की सी हंसी। तुम सीरियस हो? अनाया ने हंसते हुए कहा। हाँ, और इस बार कोई रिपोर्ट झूठी नहीं है। वो उसे अपनी बाहों में भरकर बहुत देर तक यूं ही खड़ा रहा। उस क्षण में हर तकलीफ, हर संघर्ष जैसे किसी पुराने गीत की तरह पीछे छूट गया था। पता भी नहीं चला था कि ममता की दस्तक हो गई। समय बीतता गया। अनाया की गोद अब भारी होती गई, लेकिन उसका चेहरा और भी निखर गया था। आरव हर दिन उसके लिए कुछ नया करता। कभी उसके पैरों में तेल लगाता, कभी खट्टा आम लेकर आता और कभी पुराने गाने गाकर उसे हंसाता।
रात को जब अनाया ठीक से सो नहीं पाती तो आरव उसके पेट पर हाथ रखकर धीमे धीमे कहानियां सुनाता। तुम्हारे पापा एक वक्त बहुत गुस्सैल थे, लेकिन फिर तुम्हारी मम्मी से मिल गए। बच्चे की पैदाइश, ठंडी रात थी जब अस्पताल में आरव और अनाया के पहले बच्चे की किलकारी गूंजी। एक नन्ही सी परी जो बिल्कुल अनाया जैसी दिखती थी, गुलाबी होंठ, बंद आंखें और नन्ही नन्ही उंगलियां। आरव ने बच्ची को गोद में लिया तो उसकी आंखें भीग गई। वो सिर्फ एक पता नहीं बना था, बल्कि एक नए जीवन को उसने अपने सीने से लगा लिया था। उसने कहा, इसका नाम क्या रखे? अनाया ने मुस्कुराकर कहा, आर्या। हमारे नामों का मिला जुला प्यार। हवेली में फिर रौनक। कुछ महीनों बाद देव मल्होत्रा ने आरव को एक चिट्ठी भेजी। हवेली की दीवारें अब भी तुम्हारी हंसी की राह देखती हैं। अगर मेरी अंतिम इच्छा पूछो तो मैं आर्या को अपनी गोद में देखना चाहता हूं। आरव और अनाया ने निर्णय लिया कि वो हवेली लौटेंगे, मगर अब एक नए रूप में। जब वो हवेली पहुंचे तो वहां हर कमरा साफ किया गया था। देव मल्होत्रा ने पहली बार अपनी पोती को गोद में लिया और उसकी आंखों से बर्फ की परतें पिघल गई। ये मेरी रूह का सुकून है, उन्होंने कहा। अनाया ने उनकी ओर देखा और पहली बार उनके चेहरे पर ममता देखी, तिरस्कार नहीं। एक नई कहानी का आरंभ। अब हवेली की दीवारों पर पहले जैसा सन्नाटा नहीं था। वहां अब आर्या की किलकारियां गूंजती थीं, दादी दादा की कहानियां थीं और माँ बाप की मीठी तकरार। रात को जब सब सोते तो आरव और अनाया छत पर बैठकर आकाशगंगा को देखते। हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी, अनाया कहती। आरव हंसकर कहता, और हर बार जीते क्योंकि हमारे बीच सिर्फ प्यार था, न शर्त न डर। अनाया उसकी बाहों में सिमट जाती और चांदनी उन दोनों पर मुस्कुराती।